हेलो बाबू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग ट्वेल्थ क्लास के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पसीने बहा रहे होंगे इस ठंड में, ताकि आप लोग को इंतज़ार है वही सेकेंड ईयर फाइनल एग्ज़ाम, फरवरी फाइनल एग्ज़ाम का, और केमिस्ट्री के एग्ज़ाम जो आपके 7 फरवरी को होने वाली है। तो आप लोग संघर्ष करिए, मेहनत करिए सारे सब्जेक्ट का, और बेस्ट रिजल्ट देने का प्रयास करिए। और आज आप लोग के सामने आप लोग के बीच में या हम केमिस्ट्री सॉल्यूशन, केमिस्ट्री जो हम लोग का विलियन है, इस विलियन का लगभग में 120 प्लस वन लाइनर ऑब्जेक्टिव, 120 प्लस ही होगा। 120 तो मेरे पीडीएफ में है, और 120 मेरे पीडीएफ में है, तो समथिंग एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन लिखल है, तो 150 से 200 क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब मुझे नहीं लग रहा है कि इससे बाहर चैप्टर नंबर 2 से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चन को एक बार देखें और अपने माइंड में सेव करें। और यहाँ से एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन बना है, और वही क्वेश्चन को देखिए हम यहाँ पे रखे हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए टारगेट 70 का बात चल रहा है। टारगेट 70, आपको 70 में मतलब 35 ऑब्जेक्टिव आपको मतलब मिल जाए, और केमिस्ट्री में 70 में 70 आपको आ जाए। तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। कहता पेय पदार्थ में कौन सी गैस, थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको, थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको। देखिए पेय पदार्थ में, अब चलिए दिख रहा होगा अच्छा से। चलिए यहाँ पे है कि पेय पदार्थ में कौन सी गैस, ठीक ना, कौन सी गैस घुलनशील है, ठीक ना, घुलनशील रहती है। तो CO2 जो पेय पदार्थ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पीने वाला जो एल्कोहल हो गया आपका, पेय पदार्थ में चाहे आप लोग कोई ठंडा पीते हैं, आप लोग स्प्राइट पीते हैं, कोको कोला, थम्स अप, तो उसके अंदर कौन सी गैस घुलनशील होती है? CO2। कौन सी गैस घुलनशील होती है? CO2 होती है। CO2 गैस घुलनशील होती है पेय पदार्थ में। कोई भी पेय पदार्थ के अंदर कौन सी गैस होता है? CO2 होता है। क्या होता है? CO2। और यह विलय का काम करती है। नेक्स्ट हम लोग का अगला है, अगला 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 हम लोग का है कि ठोस। देखिए ठोस विलय, यानी कि हम लोग का विलय कैसा होना चाहिए? ठोस। और द्रव विलायक, द्रव का होना विलायक। उदाहरण, यानी कि जहाँ पे द्रव विलायक ज़्यादा होना चाहिए और ठोस विलय कम होना चाहिए, वो हम लोग को पानी और चीनी। क्या है? पानी और चीनी। ठोस विलय द्रव विलायक का उदाहरण क्या है सर? पानी और चीनी है। क्या है? पानी और चीनी है। तो ठोस विलय द्रव विलायक के जो उदाहरण है वो हम लोग का है पानी और चीनी है। नेक्स्ट 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 है तेल और जल का विलयन वास्तविक विलयन नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 3 है कि तेल है और जल का विलयन जो है वो वास्तविक विलयन नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तेल को हम जल में मिलाएंगे, तेल को अगर हम जल के अंदर मिलाते हैं तो हम लोग को पायस हो जाएगा। क्या होगा? पायस होगा। क्योंकि ये दोनों आपस में कभी मिल ही नहीं सकता है, आपस में कभी मिश्रणीय नहीं होगा। ये आपस में तो मिश्रण नहीं होगा। तेल और जल को आपस में मिला दें तो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। जब पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा तो हम लोग को क्या है? वास्तविक विलयन नहीं है। यह वास्तविक विलयन जो है नहीं है, ये हम लोग को एक प्रकार का पायस होगा। क्या होगा? पायस होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग के अगला क्वेश्चन है, चौथा है कि NaCl, NaCl की जो विलयता है सर, क्या है विलयता? ताप बढ़ने से क्या होती? बढ़ती है। अगर मान के चलिए पानी के अंदर कोई आपके पास अगर विलयन है, अगर उस विलयन के अंदर जल है, ठीक है, और ओकरा में हम NaCl डाल देते हैं, नमक डालते हैं NaCl, और NaCl डाल रहे हैं, तो कह रहा है कि NaCl की विलयता ताप बढ़ने पर, ताप अगर इसमें बढ़ा दे, क्या करे? ताप बढ़ा दे, तो NaCl की विलयता ना बढ़ेगी। जबकि कॉपर सल्फेट CuSO4 की विलयता जो होती ना, ताप बढ़ने पर क्या होती? घटती है। यानी कि विलयन में CuSO4 की विलयता जो होती है घटती है। आ रहा है बात समझ में आप सभी लोगों को? देखिए यहाँ पे साफ साफ NCERT में क्वेश्चन लिखा है कि जब NaCl को हम विलयन के अंदर डाल करके उसकी मतलब ताप बढ़ाएंगे तो विलयता क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन CuSO4 की विलयता, अगर कोई विलयन है और उस विलयन के अंतर्गत मतलब जल है, एक में क्या है? जल H2O है, और H2O है, इसमें हम कॉपर सल्फेट को डाल करके ताप बढ़ाएंगे तो विलयता उसका क्या होगा? घटेगा। विलयता क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग का, ठीक ना, नेक्स्ट हम लोग का है यहाँ पे कि जल में CO2 की विलयता। देखिए पानी के अंदर, जल के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की विलयता दाब बढ़ने से बढ़ती है। मान लो आपके पास जल है सर, ये क्या है, जल H2O है, और इस H2O के अंतर्गत क्या डालना है, CO2 डालना है, इसमें क्या डालना है, CO2 डालना है, और ऊपर से ऐसे प्रेशर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो CO2 एकरा में, यानी कि पानी के अंदर CO2 डाल करके अगर हम दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो इसकी विलयता क्या होती है, बढ़ती है, क्या होता है, बढ़ती है। लेकिन अगर हम ताप को बढ़ा देते हैं, तो ताप बढ़ा देंगे तो CO2 के गैस के अणु यहाँ से बाहर निकलना प्रारंभ करेगा, और CO2 के गैस का अणु बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये घटेगी, इसकी विलयता क्या होगी, घटेगी, क्या होगा, घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट देखिए 6, कहता द्रव में गैस से संबंधित जो विलयता का नियम है वो हेनरी का नियम कहलाता है। द्रव में गैस से संबंधित जो विलयता का नियम है वो क्या कहलाता है, हेनरी का नियम कहलाता है। द्रव में, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 6 था, द्रव में गैस से संबंधित जो विलयता का नियम है वो क्या कहलाता है, हेनरी का नियम कहलाता है। आपको हेनरी का नियम बता दे कि हेनरी का नियम जो होता है ना, ये लो टेम्परेचर पे होता है, यह जो होता है निम्न ताप पर होती है, लो टेम्परेचर पर होती है, और इसके लिए प्रेशर जो होता है उच्च होता है, हाई होता है, क्या होता है, हाई होता है। और जब निम्न ताप पर और उच्च दाब पर जब हम लोग विलयन का दाब बढ़ाते हैं, तो विलयन का दाब जो होता है ना, वो गैसीय जो विलय होगा उस गैसीय विलय के मोलन्स का सीधा समानुपाती हो जाता है। यही होता है हेनरी का नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 संबंधित है द्रव और गैस के विलयन के नियम से। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जलयोजित लवण, जो हम लोग का देखिए जलयोजित लवण है, जलयोजित लवण ठोस विलायक में द्रव विलय का क्या उदाहरण होता है। जलयोजित लवण बोले तो क्या, जिसमें जल का अणु है, जैसे आप लोग खाने पहले धोने वाला सोडा का सूत्र जानते हैं, धोने वाला सोडा होता है Na2CO3 CO3 × 10H2O होता है, ये धोने वाला सोडा होता है। तो इसमें देखिए जल का अणु है, जल का अणु है ना, तो यही कह रहा है कि जलयोजित लवण बोले तो जिसमें जल का अणु हो, और जलयोजित लवण में कह रहा है ठोस विलायक में, जलयोजित लवण ठोस विलायक में द्रव विलय का उदाहरण होता है, ठीक है ना। जलयोजित जो लवण होता है ठोस विलायक में वो एक द्रव विलय का, यानी कि पूछेगा कि जलयोजित लवण किस प्रकार का उदाहरण है, तो ठोस विलायक में द्रव विलय का उदाहरण है, ठीक है ना, ठोस विलायक में द्रव विलय का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 है कि मोलरता, मोलरता का SI मात्रक होता है मोल पर लीटर, क्या होता है, मोल पर लीटर, और इसे ना देखिए बड़ा M से सूचित किया जाता है, कोची से, बड़ा M से, ठीक ना। नॉर्मलता का जो SI मात्रक होता है ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर होता है, नॉर्मलता का SI मात्रक होता है ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर, इसे बड़ा N से डिनोट किया जाता है, नॉर्मलता को बड़ा N से। देखिए मोलरता, मोलरता, और यहाँ पे हो जाएगा मोलरता, जैसे यहाँ पे ये बात है कि मोलरता को ना हम लोग देखिए मोलर कहते हैं, और मोललाता को क्या कहते हैं, मोलल कहते हैं। मोलरता को मोलर कहते हैं, मोललाता को क्या कहते हैं, मोलल कहते हैं, मोलल कहते हैं, क्या कहते हैं, मोलल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोलरता आयतन में सबन, मोलरता आयतन में सबन देखिए 2 बिलियन के लिए होता है, M1V1 बराबर होता है M2V2, यानी कि M1 हो गया जैसे प्रथम बिलियन का M1 हो गया मोलारता, और V1 हो गया प्रथम बिलियन का आयतन, जबकि M2 जो है दूसरा बिलियन का हो गया हम लोग का क्या, दूसरा बिलियन, M2 जो है हमारा दूसरा बिलियन के मोलारता, और V2 दूसरा बिलियन के आयतन है। इसमें से कोई 3 कॉन्सेप्ट दे करके एगो बात है आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नॉर्मलता जो होती है बाबू, जो नॉर्मलता होती है, नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता, क्या होता है, मोलरता गुने अम्ल की क्षारीयता होता है। एक और नॉर्मलता का सूत्र होता है मोलरता गुने क्षार की अम्लीयता है, क्षार की अम्लीयता। देखिए हम चाहते ना हो तो इसको ऑप्शन दे दे के, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन को हम मतलब ऑप्शन दे दे के आप लोग को मतलब 40 क्वेश्चन बना देते हैं, और बोलते कि देखिए कितना सारा पढ़ा दिए। ये मेरा मकसद नहीं है, इस चैप्टर का पूरा निचोड़, चैप्टर नंबर 2 जो है ना उसकी पूरा निचोड़ मतलब PDF ऑब्जेक्टिव का तैयार है, आपको पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको देखिए खुद ही पता चल जाएगा कि कितना सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्लियर हुआ पढ़ करके, ठीक है ना, यानी कि कम समय में ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आप लोग आगे पढ़ाते हैं, और आप लोग सुनते रहिए बातें, अपने माइंड में सेव करते रहिए, ठीक ना।
तो यहाँ पे देखिए हम आप लोग को बताएं कि नॉर्मलाता जो है बाबू, ठीक ना, नॉर्मलाता है, नॉर्मलाता बराबर फार्मूला होता है मोलारता गुने अम्ल के छरियाता होता है। अगर मान के चलिए मोलारता दे देगा, मोलारता दे कोई अम्ल के मोलारता दे दिया, मोलारता दे दिया, और उसमें जितना हाइड्रोजन होगा वही क्या होगा, अम्ल के छरियाता होगा। तो मान लो उसका आराम से नॉर्मलाता हम लोग निकाल लेंगे, क्या करेंगे, नॉर्मलाता लिखा देंगे। जैसे 0.5 m 0.5 m H2SO4 के कहेगा नॉर्मलाता निकालिए। तो 0.5 m आपका ही मोलारता है, यहाँ पे अम्ल के छरियाता, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गया। तो आराम से नॉर्मलाता यहाँ 2 से गुना करेंगे 5 में, तो 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा, क्या होगा, 1 होगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे इसी में एक और क्वेश्चन लिखल है, नॉर्मलाता बराबर होता है मोलारता गुने क्षार की अम्लीयता। तो नॉर्मलाता बराबर जो होता है मोलारता गुने अम्ल की अम्लीयता, और नॉर्मलाता बराबर होता है मोलारता गुने क्षार की अम्लीयता होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि नॉर्मलाता आयतन में संबंध होता है। देखिए 3 बिलियन के लिए होता है N1V1 प्लस N2V2 बराबर N×V1 प्लस V2 होता है, 3 बिलियन के लिए होता है। और 3 बिलियन के लिए जब भी नॉमेरिकल पूछेगा तो आपको देखिए N1 भी दिया रहेगा, V1 भी दिया रहेगा, N2 भी दिया रहेगा, V2 भी दिया रहेगा। आपको यहाँ V1 प्लस V2 जोड़ देंगे तो तीसरा बिलियन का आयतन निकल जाएगा। हमेशा इसमें तीसरा बिलियन के N निकालना होगा, नॉर्मलाता निकालना होगा। जब 3 बिलियन के लिए यहाँ पे पूछेगा तो N1 V1 दोनों दिया रहेगा प्लस N2 V2 दिया रहेगा। आपको ना यहाँ तीसरा बिलियन के नॉर्मलाता निकालना होगा, V1 प्लस V2 को जोड़ करके तीसरा बिलियन का आयतन निकाल लेंगे और यहाँ से N निकाल लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, ठीक है ना, मोलारता आयतन में संबंध। देखिए 3 बिलियन के लिए मोलारता आयतन का संबंध होता है M1V1 प्लस M2V2 बराबर M×V1 प्लस V2। ये होता है 3 बिलियन के लिए होता है मोलारता आयतन में संबंध होता है, 3 बिलियन के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलिए 15 कहता मोलारता, ठीक है ना, मोलारता, मोललाता, मोलंस, फॉर्मलता एवं नॉर्मलाता ताप से प्रभावित नहीं होता है। ये ताप से प्रभावित होता है, ताप से ना प्रभावित होता है, लेकिन मोललाता जो है प्रभावित नहीं होता है। देखिए हम लोग के यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि मोलरता है, मोललाता है, मोलंस है, फॉर्मलता है और नॉर्मलाता है, ये सब ताप से प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, ताप से प्रभावित होते हैं, या नहीं होगा, ताप से प्रभावित होता है। जबकि जो मोललाता है ना, मोललाता, ये हम लोग को ताप से प्रभावित नहीं होता है, ये ताप से प्रभावित नहीं होता है। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि ताप से प्रभावित कौन कौन होता है। मोलरता भी हो जाएगा, रुक जाइए, यहाँ पे मोललाता लिखा हुआ है। क्या है, मोललाता है। देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या आप लोग को समझाते हैं, सही क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पे है कि देखिए मोलरता है, मोललाता है, मोलंस है, फॉर्मलता है और नॉर्मलता में, इस सभी में पूछ रहा है कि कौन ताप से प्रभावित नहीं होता है, तो मोललाता नहीं होता है। ठीक है ना, मोलरता, मोललाता, मोलंस, फॉर्मलता, नॉर्मलता। देखिए हम लोग के मोलरता भी ताप से प्रभावित होता है, मोलंस भी होता है, फॉर्मलता होता है, नॉर्मलता होता है, लेकिन जो मोललाता होता है ये ताप से प्रभावित नहीं होता है। मोलरता बराबर क्या होता है, मोल संख्या बटा में आयतन। इसमें भी मोलरता में आयतन मिलेगा, मोल अंश तो विलय के कण संख्या है तो ताप से प्रभावित होगा, नॉर्मलता भी ताप से प्रभावित होगा, आयतन है, फॉर्मलता भी है। लेकिन मोललाता में होता है विलय के मोल संख्या बटा में विलायक के द्रव्यमान होता है, विलायक के द्रव्यमान जो है ताप से प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के है क्वेश्चन नंबर 16 कहता ताप, दाब, क्षेत्रफल, घनत्व का प्रभाव पड़ता है मोलरता पे। मोलरता पर देखिए ताप का भी प्रभाव पड़ता है, दाब का भी प्रभाव पड़ता है, क्षेत्रफल का भी प्रभाव पड़ता है, घनत्व का भी प्रभाव पड़ता है। तो मोलरता पे ताप, दाब, क्षेत्रफल, घनत्व सबका प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है कि मोललाता में सांद्रण व्यक्त करने के लिए मोललाता ज़्यादा प्रभावित है। देखिए अगर हम यहाँ पे मोलरता हो गया, ये हो गया मोललाता हो गया, अगर हमको सांद्रण व्यक्त करना है तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा मोललाता होगा। क्या होगा, मोललाता। देखिए सांद्रण होता क्या है, तो हम लोग को सांद्रण जो होता है ना, कोई विलयन का गुण होता है, और ये बताता है विलय के कण के संख्या बताता है, विलय के क्या बताता है, कण के संख्या बताता है। अगर मोलरता और मोललाता में हम अगर चेक करें, सांद्रण को व्यक्त करें, तो सबसे मेरा बेस्ट उत्तम तरीका होगा मोललाता होगा। मोललाता ज़्यादा प्रभावित होगा आपको सांद्रण व्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कहता सांद्रण को न सीले डिनोट किया जाता है, एसआई मात्रक मोल पर लीटर होता है, क्योंकि सांद्रण बराबर होता ही है मोल संख्या बटा में आयतन होता है।
मोल संख्या बटा में आयतन होता है तो मोल पर लीटर हो जाएगा। यह विलय के कण के संख्या पे क्या है, निर्भर है। तो सांद्रण जो है मेरे विलय के कण के संख्या पे क्या होता है, निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोल अंश का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो मोल अंश का मैक्सिमम मान क्या होता है, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिलियन में अगर अनंत घटक है, इन्फिनिटिव घटक है ना, यहाँ पे इन्फिनिटिव घटक है, तो कुल मोल अंश क्या होगा, 1 होगा। चाहे आपके देखिए कोई बिलियन है, उस बिलियन में चाहे आप कितना भी घटक डाल दीजिए सर, एक चीनी डालिए, पानी डालिए, नींबू डालिए, नमक डालिए, इसमें कितना भी घटक मिला दीजिए बिलियन के अंतर्गत, अगर कुल मोल अंश निकालेंगे तो एक ही होगा। क्या होगा, एक ही आएगा, कुल मोल अंश मेरा एक ही निकल के आएगा। नेक्स्ट 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 है कि 21 नंबर, शुद्ध विलयन का मोल अंश जो होता है 1 होता है। शुद्ध विलयन बोले तो जिसमें जिसमें केवल या तो विलय हो चाहे तो विलायक हो, ठीक है, या तो विलय का बना हो विलायक हो, चाहे एक ही घटक हो, एक घटक होगा तभी ना शुद्ध होगा। मान ले पानी है, पानी का मेरा विलयन है, पानी केवल प्योर पानी है एकदम, तब पानी है तो ऐसे यानी कि पानी का मोल अंश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक, और पानी के मोल संख्या बटा में पानी का मोल संख्या होगा, काटेंगे तो एक ही आएगा। इसीलिए बोले हैं कि यहाँ पे शुद्ध विलयन का जो मोल अंश होता है एक ही होता है। क्या होता है, एक होता है। क्वेश्चन 22 है कि यदि विलायक में, ठीक है ना, यदि विलायक में विलय अघुलनशील हो, विलायक में विलय क्या हो, अघुलनशील हो, तो विलय का मोल अंश ना 0 होता है। देखिए एक मतलब क्या है, जैसे आपके पास पानी है, उसमें विलय क्या है, अघुलनशील, विलय घुलवे नहीं किया है। तो जब पानी आप ले लिए, पानी आपका क्या है, विलायक हो गया, और विलय ओकरा अंदर क्या है, अघुलनशील। यहाँ पे विलय का मोल अंश पूछ रहा है, जो उसमें अंदर घुल नहीं रहा है, तो उसका मोल अंश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जो घुला नहीं है, जो भैया मोल अंश तबे होगा जब उसका मोल संख्या होगा, जब ये घुल नहीं, इसका जब मोल संख्या नहीं है तो उसका मोल अंश क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। नेक्स्ट है कि मोललाता का एसआई मात्रक जो होती है ना, मोल पर केजी होती है। मोललाता का एसआई मात्रक है मोल पर केजी। अब फॉर्मलता का होता है ग्राम पर लीटर होती है, ग्राम पर लीटर होता है। फॉर्मलता का एसआई मात्रक का होती है ग्राम पर लीटर होती है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। यानी कि देखिए आपको समझाते इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है पी नोट माइनस के पी एस बटा में होता है पी नोट, बराबर होता है विलय के मोल अंश x2। यानी कि जो सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन होता है विलय के मोल अंश के क्या होता है, बराबर। इसी को कहते हैं अवाष्पशील के लिए राउल्ट का नियम भी कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर में, ठीक है ना। सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन के लिए ये राउल्ट का नियम है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे फिर से समझिए, यहाँ पे वाष्प दाब में अपेक्षिक जो अवनमन होगा विलय के मोल अंश के क्या होता है, बराबर। बात समझ गए ना आप लोग। समपराश्री विलयन में मोलर सांद्रण क्या होगा, देखिए समपराश्री विलयन है तो मोलर सांद्रण क्या मिलेगा, समान मिलेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समपराश्री विलयन में मोलर सांद्रण कैसा होता है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 26 है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है प्लस में जल के अचर क्वाथनांकी मिश्रण में, अचर क्वाथनांकी जो मिश्रण होगा इसमें 20.2% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। यानी कि HCl और यानी कि H2O, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल के जो अचर क्वाथनांकी मिश्रण होगा उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना होता है, तो 20.2% होता है। कितना होता है, 20.2% होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसका क्वथनांक एक एटीएम वायुमंडलीय दाब पर अधिक प्राप्त होगा। जैसे 0.1 m NaCl का है, 0.1 m सुक्रोज का है, 0.1 m बेरियम क्लोराइड का है, 0.1 m ग्लूकोज का है, तो इसका NaCl हो जाएगा। क्या होगा, NaCl। किसका है, मैं देखिए किसका क्वथनांक 1 एटीएम वायुमंडलीय दाब पे अधिक का बात चल रहा है, तो अधिक के क्वथनांक चेक करने के लिए इसका अनुदाब निकालेंगे। सबसे अनुदाब ना NaCl का ही कम मिलेगा, तो कम अनुदाब मिलेगा तो इसका बताइए क्वथनांक जो है सबसे क्या होगा, कम प्राप्त होगा। नहीं क्वथनांक सबसे अधिक प्राप्त होगा, सॉरी सर, इसका क्वथनांक क्या मिलेगा, अधिक प्राप्त होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28 है कि अनुसंख्यक गुणधर्म विलय के कण के संख्या पर निर्भर करता है लेकिन प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये बहुत BVI क्वेश्चन है कि अनुसंख्यक गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है।
तो अनुसंख्यक गुणधर्म जो होती है सर, ये हम लोग के विलय के कण के संख्या पर निर्भर है, लेकिन उसके नेचर पर डिपेंड नहीं है कि कैसा नेचर वाला है वो। मतलब नेचर बोले तो वो जल के अंदर घुलेगा कि जल के अंदर नहीं घुलेगा, उस पर डिपेंड नहीं है भाई। उसमें कितना कण के संख्या है वो कण पर डिपेंड करता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो कण के संख्या पर डिपेंड है, विलय के कण के संख्या पर, उसके नेचर पर नहीं कि कैसा नेचर वाला है, यानी कि वाष्पशील है कि अवाष्पशील है, वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बिलियन में संगुणित होने वाले विलय के लिए वान ठप गुणांक जो होता है ना 1 से कम होता है। जैसे मान के चले, देखिए अगर कोई आपके पास बिलियन है सर, अगर उस बिलियन के अंदर आप ऐसा विलय डाल दिए कि वो संगुणित हो जा रहा है, टूट नहीं रहा है, आपस में सबका हो रहा है, विलय के कण आपस में से जुट रहा है एकदम, और टूटेगा तो दूर दूर होगा एकदम, एक कण ऐसे दूर होगा, लेकिन यहाँ पे संगुणित हो रहा है, क्या हो रहा है, संगुणित हो रहा है। और जब बिलियन में विलय के कण संगुणित होगा तो उनका वान ठप गुणांक जो होगा क्या होगा, 1 से कम। वान ठप गुणांक को आई ले डिनोट करते हैं, और ये वान ठप गुणांक जो होगा ना 1 से भी क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, 1 से कम हो जाएगा। कब होगा, जब विलय बिलियन के अंतर्गत क्या हो जाए, संगुणित हो जाए, वियोजन नहीं संगुणन, जुड़ जाए आपस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 30 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बहुत भी क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में पूछा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 में है कि यहाँ पे 0.03 m H2PO4 है, H2PO4 जो फास्फोरस अम्ल की नॉर्मलता कह क्या होगी। अभी देखिए आप लोग को फार्मूला बताए थे, नॉर्मलता बराबर, जो नॉर्मलता के फार्मूला लिखे थे, नॉर्मलता बराबर फार्मूला होता है n बराबर होता है मोलरता, ठीक ना, मोलरता जो 0.3 दिया है, 0. का दिया 3 है, गुने होता है। यहाँ पे देखिए अम्ल है H2PO4, इसकी क्षार की हो जाएगा अम्लीयता, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो 2 से गुना कर देंगे तो 0. का हो जाएगा 6 हो जाएगा, 0. का हो जाएगा 6। यहाँ के हाइड्रोजन के संख्या को उठाइए, अब बस यहाँ 0.3 में गुना कर लीजिए, वही हो जाएगा आपका नॉर्मलता हो जाएगा। नॉर्मलता का फॉर्मूला क्षार के लिए भी होता है और अम्ल के लिए भी होता है, अभी पीछे ही आप लोग को क्वेश्चन देखे थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 नंबर है कि कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। देखिए इसमें डेल्टा टी एफ बताइए क्या होता है, क्वथनांक में हिमांक में अनमन, डेल्टा टी एफ को डिनोट किया जाता है हिमांक में अनमन से, फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ पे पाई प्रसरण दाब है, यानी कि प्रसरण दाब को पी से या पाई ले डिनोट किया जाता है, जबकि डेल्टा टीबी जो है क्वथनांक में उन्नयन है। और केबी बताइए तो ये हम लोग का अनुसंख्यक गुणधर्म है, नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे अनुसंख्यक गुणधर्म कौन नहीं है, तो केबी जो है अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करती है, जो मोल अवनमन स्थिरांक होती है, मोल अवनमन स्थिरांक जो होती है निर्भर करती है विलायक के प्रकृति पर। किस पर डिपेंड करती है, विलायक के प्रकृति पर। जैसे आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मोल अवनमन स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, ऑप्शन में आपका रहेगा विलायक का प्रकृति, ऑप्शन में रहेगा तो मार देना विलायक की प्रकृति, मार देना आप लोग को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जल के 36 ग्राम ग्लिसरीन को 40 ग्राम रखने वाले ग्लिसरीन का मोल अंश जो होता है ना 0.220 होती है, यानी कि जल के 36 ग्राम ग्लिसरीन, तो इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, यानी कि जल के 36 ग्राम ग्लिसरीन, इसका हम लोग निकाल लेंगे भाई साहब, यहाँ पे मोल संख्या निकाल लेंगे। और ग्लिसरीन के 40 ग्राम रखने वाले ग्लिसरीन, इसका भी हम लोग मोल संख्या निकाल लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि मोल अंश बताइए, केकर मोल अंश बताना है, तो ग्लिसरीन का ही मोल अंश बताना है, तो जेकर मोल अंश बताना हो होकर मोल संख्या ऊपर रखेंगे, ग्लिसरीन का मोल संख्या बटा में रखेंगे जल का मोल संख्या प्लस में ग्लिसरीन का मोल संख्या, तब आ जाएगा 0.20 आ जाएगा, 0.20 आ जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा देख करके, ठीक ना। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखल है, ग्लिसरीन का सूत्र लिखल है C3H5OH के होल 2 है। और यहाँ पे जल का देखिए क्या होता है, जल का यहाँ पे दिया हुआ द्रव्यमान 36 ग्राम है, जल का क्या हो जाएगा आणविक द्रव्यमान 18 ग्राम। तो मोल संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, दिया हुआ द्रव्यमान 36 बटा आणविक द्रव्यमान 18, तो इसका यहाँ तक 2 मोल हो गया। उसी प्रकार ग्लिसरीन का यहाँ दिया हुआ द्रव्यमान 40 है, और यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ ग्लिसरीन का, तो कर आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे, यहाँ से मोल संख्या निकाल लेंगे, और मोल संख्या निकाल के मोल अंश का फॉर्मूला भरिएगा। मोल अंश का फॉर्मूला होता है ग्लिसरीन का निकालना है, तो ग्लिसरीन का मोल संख्या ऊपर, बाटा में क्या होता है टोटल मोल संख्या का योग करते हैं, ये फॉर्मूला पे भरेंगे बस आ जाएगा यहाँ।
देखिए नेक्स्ट है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.5 होता है, ठीक ना, ग्राम पर लीटर, यानी कि 55.6 लगभग में 55.6 ग्राम पर लीटर, चाहे 55.5 ग्राम पर लीटर कह सकते हैं। क्वेश्चन है 35 नंबर के दो अमिश्रणीय द्रव विलय में दो अमिश्रणीय द्रव विलय में ऊपरी सतह से विलय की सांद्रण होगी, क्या होगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि दो अमिश्रणीय द्रव है, यानी कि दो द्रव है, जैसे तेल और पानी ले लीजिए, दोनों एक दूसरे में अमिश्रणीय होता है, तो तेल और पानी ले लेते हैं। मैं ऊपरी सतह में विलय की सांद्रण कह रहा है कि क्या होगी, तो निचली सतह से नियत अनुपात में होगी, ठीक है ना। यहाँ इसका आंसर क्या है कि दो अमिश्रणीय द्रव में विलय में ऊपरी सतह में विलय की सांद्रण होगी तो निचली सतह से नियत अनुपात में होगी। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि दो अमिश्रणीय द्रव है, यानी कि पायस है, समझ जाइए क्या चीज है, पायस है, और ऊपरी सतह में विलय के सांद्रण पूछ रहा है, तो निचली सतह के से क्या होगा, नियत अनुपात में रहेगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 है कि 12 ग्राम यूरिया है, ठीक है, और 1 लीटर कह रहा है कि एक लीटर जल में और साथ ही 70 यानी कि 68.4 ग्राम सुक्रोज भी 1 लीटर जल में घोली जाती है। तो पहली स्थिति में वाष्प दाब का अवनमन होगा दूसरे के बराबर होगा, क्या होगा, पहली स्थिति में वाष्प दाब होगा दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। फिर से क्वेश्चन देखिए आप लोग को सुनाते हैं। लिखा है देखिए 12 ग्राम यूरिया है ना, यहाँ पे 12 ग्राम यूरिया 1 लीटर जल के साथ और 68.4 ग्राम सुक्रोज भी 1 लीटर जल में घोली जाती है। तो पहली के स्थिति में वाष्प दाब का अवनमन जो होगा दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम लोग बना के निकाल लेंगे, यहाँ पे पता चल जाएगी कि मतलब बराबर है या नहीं है। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए बातें यहाँ पे हम दे दी हैं, ठीक है ना, पूछ दिए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर। बाकी इसको विस्तार से समझने के लिए हम लोग पीछे के क्लास में देखिए पढ़ाए होंगे, आप लोग जाकर वहाँ पे सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 बिलियन का प्रसरण दाब होता है, तो 24.6 एटीएम होती है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और 1 एम है, 1 मोलर बिलियन का प्रसरण दाब, यानी कि पी बराबर कौन सा फॉर्मूला भर देंगे, CRT, ठीक ना, सी यहाँ से सी का क्या होता है, N/V। यहाँ पे 1 एम देवे किया, सी के मान, आर के मान कर लेंगे, टी के मान यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे आर के वैल्यू रखेंगे एटीएम वाला 24.6 एटीएम आ जाएगी। आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला याद करके जाइएगा, वहाँ वैल्यू रखिएगा, बन जाएगी। ये भी क्वेश्चन दिया हुआ था, हम यहाँ पे रख दिए हैं। कहता अनुसंख्यक गुणधर्म मोलर सांद्रण पर निर्भर करती है। अनुसंख्यक गुणधर्म देखिए विलय के कण के संख्या पर डिपेंड करता है और मोलर सांद्रण पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मोलर सांद्रण भी तो विलय के कण के संख्या पर निर्भर करता है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस विलायक में द्रव विलय का उदाहरण जो होता है ना, ये अमलगम में मरकरी, अमलगम में क्या होता है, मरकरी, यानी कि ठोस विलायक में द्रव विलय का उदाहरण, ठीक है ना, ठोस विलायक में द्रव विलय का उदाहरण क्या है, अमलगम में क्या है, मरकरी है, अमलगम में मरकरी है। नेक्स्ट जल की कठोरता समान पीपीएम से में व्यक्त की जाती है। जल की कठोरता कहाँ में हम व्यक्त करते हैं, पीपीएम में। एनसीईआरटी क्वेश्चन है भी कि जल की कठोरता को हम किस में व्यक्त करते हैं, पीपीएम के अंतर्गत उसको व्यक्त करते हैं, किस में व्यक्त करते हैं, पीपीएम में। हवा में जहरीली गैस की सांद्रण जो होती है पीपीएम में व्यक्त की जाती है। जल देखिए अगला क्वेश्चन था कि देखिए 40 नंबर क्वेश्चन था कि जल की कठोरता को पीपीएम में व्यक्त किया जाता है, और हवा में जहरीली गैस की सांद्रण जो है ना पीपीएम में उसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का परावैद्युतांक जो होता है 80 होता है, और मिथाइल एल्कोहल का परावैद्युतांक होता है 33.5 होता है, जबकि बेंजीन का होता है 2.3 होता है। जल का देखिए परावैद्युतांक कितना होता है, 80। जल का परावैद्युतांक कितना होता है, 80 होता है, 80 होता है। मिथाइल एल्कोहल का CH3OH मिथाइल एल्कोहल का परावैद्युतांक होता है 33.5, जबकि बेंजीन का होता है 2.3 होती है, क्या होती है, 2.3 होती है। अगला है कि देखिए यहाँ पे डाई हाइड्रोजन है, डाई नाइट्रोजन गैस है, अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। ये डाई हाइड्रोजन है, डाई नाइट्रोजन है, कैसा नेचर का होता है, अध्रुवीय। डाई हाइड्रोजन और डाई नाइट्रोजन जो होते हैं कैसे होते हैं, ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं। हेनरी के नियम के अनुसार जो विलयन का दाब है वो हो जाएगा नियतांक गुने विलय का मोलंस के बराबर हो जाएगा, यानी कि बराबर होगा हेनरी नियतांक गुने विलय का मोलंस के बराबर है। हेनरी नियम होगा निम्न ताप उच्च दाब पर। हेनरी का नियम जो होता है देखिए निम्न ताप और उच्च दाब पर क्या होता है, लागू होता है। हेनरी का नियम लागू होता है निम्न ताप पर और
उच्च दाब पर, ठीक ना, निम्न ताप और उच्च दाब पर लागू होता है। नेक्स्ट कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 46 है कि किसी गैस के लिए हेनरी नियतांक का मान जितना अधिक होगा, ठीक ना, थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब चलिए सुनिए, कह रहा है किसी 46 नंबर क्वेश्चन था, किसी गैस के लिए हेनरी नियतांक का मान यानी कि केच के मान जो है जितना अधिक होगा उसकी विलीयता जो है उतना ही कम होगी, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि केच के मान अगर बढ़ा देंगे, ठीक है ना, हेनरी नियतांक का मान को, केच क्या है, हेनरी नियतांक है, और इसके मान जितना अधिक मिलेगा विलीयता उतना ही क्या मिलेगी, कम मिलेगी, विलीयता क्या मिलेगी, उतना ही कम मिलेगी। बात समझ गए ना। क्वेश्चन ध्यान पर रखिएगा, पूछेगा कि हेनरी नियतांक के मान को बढ़ाने पर विलीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विलीयता उसका कम हो जाती है, विलीयता क्या होती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है कि ताप बढ़ने पर विलीयता जो होना गैस की विलीयता जो होता है घटता है, ताप बढ़ने पर गैस की विलीयता क्या होती है, घटती है, ताप बढ़ने पर गैस की विलीयता क्या होती है, घटती है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि समान दाब पर जल में विलीयता जो होते हैं, जल में विलीयता का क्रम है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि समान दाब पर जल के अंदर विलीयता का क्रम है, सबसे अधिक विलय हाइड्रोजन होगा, तब नाइट्रोजन होगा, तब हीलियम होगा। हीलियम सबसे कम विलय होता है, सबसे ज्यादा विलय कौन होता है, हाइड्रोजन। समान दाब पर जल में विलीयता का क्रम है, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा विलय, तब नाइट्रोजन का, तब हीलियम है। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समुद्री गोताखोर करने वाले व्यक्ति अपने साथ हीलियम गैस के साथ ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं, यानी कि समुद्री जो गोताखोर करने वाले व्यक्ति होते हैं अपने साथ में हीलियम के साथ कौन से गैस प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी नियम का दोष जो होता है ना, निम्न दाब और उच्च ताप पर लागू होती है, निम्न दाब उच्च ताप पर लागू होती है, दोष है, क्योंकि हम लोग का उच्च दाब और निम्न ताप पर लागू होता है, जबकि उल्टा है, निम्न दाब है उच्च ताप पर लागू होती है, हेनरी नियम का क्या है, दोष है। और गैस कहता है गैस विलायक के साथ अभिक्रिया कर, गैस विलायक के साथ अभिक्रिया कर यौगिक बनाने में हेनरी नियम लागू होती है, ठीक है ना। गैस विलायक के साथ में अभिक्रिया कर यौगिक बनाने में कौन सा नियम लागू होता है, कौन सा नियम लागू नहीं होता है, तो हेनरी नियम लागू नहीं होता है। राउल्ट का नियम जो होता है ना, राउल्ट का नियम कहता है विलयन का जो दाब होती है, विलयन में घटक का दाब होती है, उसके शुद्ध घटक के दाब और मोलन्स के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। राउल्ट का नियम होता है विलयन के मतलब जो दाब होता है, विलयन के जो कुल दाब होती है उसके शुद्ध घटक के दाब और मोलन्स के गुणनफल की क्या होती है, बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि राउल्ट नियम दो घटक के लिए से एक घटक का दाब निकाल रहे थे, एक घटक का शुद्ध दाब गुणे एक घटक का मोलन्स, बी का निकालेंगे तो बी घटक का शुद्ध दाब और बी का क्या हो जाएगा, मोलन्स हो जाएगा। तो राउल्ट का नियम कहता है कि जिस घटक का हम दाब निकालेंगे, ठीक है ना, जिस घटक का हम दाब निकालेंगे, राउल्ट का नियम कहता है, क्वेश्चन नंबर 53 था, राउल्ट का नियम कहता है कि जिस घटक का हम दाब निकालेंगे तो उसी घटक का शुद्ध दाब, उसी घटक का क्या लेंगे, मोलन्स लेंगे। आदर्श विलयन के लिए राउल्ट नियम क्या होता है, आदर्श विलयन के राउल्ट नियम होता है कि विलयन के जो घटक का दाब होगा उसके शुद्ध घटक का दाब मोलन्स के गुणनफल के बराबर होगा, विलयन के जो घटक के दाब होगा उसके शुद्ध घटक के दाब और मोलन्स के गुणनफल की क्या होगी, बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 55, अनादर्श विलयन के लिए राउल्ट का नियम जो होता है विलयन के घटक के दाब उसके शुद्ध घटक के दाब मोलन्स के गुणनफल के बराबर, देखिए नहीं है, इक्वल नहीं है, वो बराबर नहीं होगा। धनात्मक विचलन के लिए अनादर्श विलयन का दाब ई अधिक प्राप्त होगा, विलयन के घटक का दाब जो होगा वो अपने शुद्ध घटक का दाब मोलन्स के गुणनफल से अधिक मिलेगा, धनात्मक वाला, जबकि ऋणात्मक विलयन के लिए क्या होगा, कम मिलेगा, क्या मिलेगा, कम। देखिए यहाँ पे कम का साइन है, यानी कि ऋणात्मक विचलन के लिए जो अनादर्श विलयन होगा इसमें घटक का दाब अपने शुद्ध घटक का दाब मोलन्स के गुणनफल से कम प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, यह होता है पी नोट माइनस पी एस बटा में पी नोट बराबर होता है विलय के मोलन्स के बराबर होता है। सापेक्षिक वाष्प दाब में जो अवनमन होता है, सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन पी नोट माइनस पी एस बटा में पी नोट विलय के मोलन्स के बराबर होती है। और क्वेश्चन नंबर 58 है कि प्रासरण दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, प्रासरण दाब को पी ले डिनोट करते हैं या पाई ले डिनोट करते हैं, ये हम लोग का अनुसंख्यक गुणधर्म है। अनुसंख्यक गुणधर्म क्यों है, क्योंकि विलय के मोल के प्रासरण दाब जो होता है विलय के मोल संख्या पर डिपेंड है, विलय के मोल संख्या पर डिपेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 59, क्वेश्चन नंबर 59 है
देखिए बेंजीन में मिथाइल एल्कोहल, ठीक है ना, मिथाइल एल्कोहल की विलयता घटती है, ठीक है ना। अगर बेंजीन है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है, मिथाइल एल्कोहल का हो गया CH3OH हो गया, CH3OH हो गया। तो बेंजीन अध्रुवीय नेचर का होता है, मिथाइल एल्कोहल पोलर बॉन्ड बनाता है, दोनों को मिलाएंगे तो विलयता क्या होगा, घटेगा, विलयता क्या होगा, घटेगा। अगर देखिए ये दोनों न समान नेचर के रहता है, बेंजीन रहता है और कार्बनिक है, एक और इसी के साथ कोई हम ऐसा कार्बनिक लेते हैं जो हम लोग को अध्रुवीय बनाता है, जैसे CCl4 ले लेते हैं, ये भी हम लोग को अध्रुवीय बनाता है। बेंजीन को CCl4 में मिलाते तो इसका विलयता बढ़ जाता है, और मिथाइल एल्कोहल को जल में मिलाते हैं तो इसकी भी विलयता बढ़ती है, क्योंकि जल भी ध्रुवीय है, मिथाइल एल्कोहल भी ध्रुवीय है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि जिस तत्व का आयन का आकार न का होगा छोटा होगा वो जलयोजित उसकी जलयोजित ऊर्जा क्या होगी, अधिक। जिस तत्व के आयन का आकार क्या होगा, छोटा, उसकी जलयोजित ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। तो जिस तत्व के आयन का आकार क्या होगा, छोटा होगा, जलयोजन ऊर्जा क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पे जलयोजन ऊर्जा का देखिए बढ़ता क्रम है, जैसे लिथियम आयन का आकार छोटा है तो जलयोजन ऊर्जा एक अधिक है, सीजियम आयन का आकार बड़ा है तो जिसका जलयोजन ऊर्जा क्या है, कम है। तो जेकर आयन का आकार क्या होगा, आयन का आकार सबसे छोटा, उसका जलयोजन हाइड्रेशन एनर्जी, जो हाइड्रेशन एनर्जी होगा अधिक होगी, क्या होगी, अधिक होगी। एक क्रम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूरिया है, कार्बोहाइड्रेट है, या अवाष्पशील विलय होते हैं, ठीक है ना। यूरिया कार्बोहाइड्रेट ये सब कैसे होते हैं, नॉन वोलाटाइल सोलूट होते हैं, क्या होते हैं, नॉन वोलाटाइल सोलूट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनदर्श विलयन के लिए जो ऊष्मा परिवर्तन होगा, डेल्टा टी ताप परिवर्तन है, डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन है, सबके सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं, क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अनदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच बोले तो ऊष्मा परिवर्तन, डेल्टा टी ताप परिवर्तन, डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन जीरो के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि अनादर्श विलयन के लिए, अनादर्श के लिए, ये आदर्श के लिए था, अनादर्श के लिए ऊष्मा परिवर्तन, ताप परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन ये जीरो के बराबर नहीं होगा। अनादर्श के लिए ऊष्मा परिवर्तन, ताप परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य के बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि जब विलय अवाष्पशील हो, अगर अवाष्पशील विलय होगा, यानी कि वैसा विलय जो हम लोग को विलयन के अंतर्गत मतलब घुल नहीं रहा है, उसमें वेपर का निर्माण नहीं कर रहा है, चाहे वैद्युत अपघटन नहीं हो रहा है विलय का। जब वैद्युत अपघटन नहीं हो रहा है तो वो कैसा विलय है, अवाष्पशील है। तो उस कंडीशन में जो विलयन का दाब है अपने शुद्ध घटक के दाब के क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। कि जब विलय मेरा कैसा रहेगा, अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल रहेगा, अवाष्पशील रहेगा, तो विलयन के जो दाब होगा अपने शुद्ध घटक के दाब के क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग को 66, सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अनुदर्मन के लिए, अनुदर्मन निकालने का फॉर्मूला होता है P0 माइनस PS बटा में PS, ठीक है ना। P0 माइनस PS बटा में PS, ठीक है ना, PS नहीं, यहाँ पे तो P0 ही होना चाहिए, क्या होना है, P0 माइनस PS बटा में P0 बराबर होता है W2 बटा में M2 गुने W1 बटा में M1। देखिए W2 और M2 जो है ना विलय का यहाँ पे दिया हुआ द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान है, और M1 W1 विलायक के लिए दिया हुआ द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान है। W2 M2 विलय का, M1 तो इसी भाई, M1 हो गया विलय का आणविक द्रव्यमान, M2 हो गया विलय का आणविक द्रव्यमान, W2 हो गया आपका विलय का दिया हुआ द्रव्यमान, और W1 विलय का दिया हुआ द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, किस क्वेश्चन पे थे हम लोग, हाँ क्वेश्चन नंबर 66 देख रहे थे, 66 देख रहे थे क्वेश्चन नंबर, कि हम लोग को, ठीक है ना, वाष्प दाब में अवनमन हो जाएगा P0 माइनस PS बटा में, यहाँ P0 है, W2 बटा में M2 गुने W1 बटा में M1। कहता कौन, क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो एक में डेल्टा TB भी है, क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा, डेल्टा TF हिमांक में अवनमन हो जाएगा, P आपका प्रसरण दाब है, तो सभी है, इसमें सभी के सभी आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है। कहता जब मोललाता एक हो, जब मोललाता मेरा क्या हो, मोललाता को छोटा m से डिनोट करते हैं, एक वैल्यू एक हो, तो एक होगा तो डेल्टा TB नो KB के बराबर होगा। डेल्टा TB किसके बराबर होगा, डेल्टा TB बोले तो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और हिमांक में अवनमन जो है, हिमांक में अवनमन स्थिरांक के बराबर होगा, यानी कि डेल्टा TB KB के बराबर, डेल्टा TF KB के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग को 69 है कि कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, जैसे डेल्टा TB तो है भाई, क्वथनांक में उन्नयन है, P भी प्रसरण दाब है, KF और KB बताइए, KB और KF दोनों नहीं है, दोनों हम लोग का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, क्योंकि KF हम लोग के हिमांक में अवनमन स्थिरांक होता है, KB हम लोग का उन्नयन स्थिरांक होता है, तो ये हम दोनों हम लोग को जो है आपको क्या बोलते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस स्थिरांक आर का वैल्यू, ये केल्विन जूल के अंतर्गत इसका आर का वैल्यू होता है 8.314 केल्विन जूल पर मोल। 8.314 केल्विन जूल पर मोल होता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि साम्यावस्था में जमने पर, साम्यावस्था में जमने का जो दर होता है वो उबलने का दर होता है बराबर होता है। देखिए साम्यावस्था इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में जो मान लो कोई जमने का दर, उसके फ्रीज करने का दर और उसके जो मेल्टिंग करने का दर, उबलने का दर, वो क्या होता है, बराबर होता है। तो साम्यावस्था में जमने का दर हो गया और उबलने का दर क्या होती है सर, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है हिमांक में अवनमन स्थिरांक का एसआई मात्रक जो होता है केल्विन केजी पर मोल होती है। हिमांक में अवनमन स्थिरांक बोले तो कुछ डेल्टा 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 टी एफ है, डेल्टा टी एफ बोले हिमांक में अवनमन स्थिरांक है डेल्टा टी एफ, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन केजी पर मोल। और उन्नयन स्थिरांक का भी मात्रक यही होता है केल्विन केजी पर मोल, डेल्टा टी बी का, डेल्टा टी एफ और डेल्टा टी बी, डेल्टा टी एफ यानी कि हिमांक में अवनमन स्थिरांक है या क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक है डेल्टा टी बी, और इनके ऐसा ही मात्रक जो होते हैं केल्विन केजी पर मोल। क्या होता है, केल्विन केजी पर मोल। क्वेश्चन नंबर 74 डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन, हिमांक में जो अवनमन है वह केफ जो हिमांक में अवनमन स्थिरांक W जो दिया हुआ द्रव्यमान बटा में M आणविक द्रव्यमान W1 विलायक द्रव्यमान के बराबर होता है। उसी पर अगर फॉर्मूला डेल्टा टीबी के लिए होता है KB इंटू W बटा में M1 इंटू W1, ठीक ना, दोनों का सेम टू सेम फॉर्मूला होता है, बस खाली बदल जाता है। यहाँ हिमांक में अवनमन है तो एक क्वथनांक में उन्नयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 सड़कों से बर्फ को हटाने के लिए इथिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इथिलीन का। सड़कों पर अगर मान लो सड़क है 0 डिग्री से, मान लो अभी ठंड का वातावरण है तो सड़क पे क्या हो जाएंगे, बर्फ इस तरह से बर्फ जमा हो जाएंगे। कश्मीर में तो ज़्यादा जमा होगा भाई साहब, तो वहाँ पे गाड़ी उड़ी चलाना सड़क पे क्या होगा, आसानी नहीं होगा, आसानी से आप लोग नहीं कार चला सकते हैं। तो वहाँ से बर्फ को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इथिलीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इथिलीन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ जो है उसको गलाने के लिए NaCl का, कैल्शियम क्लोराइड का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, NaCl का और कैल्शियम क्लोराइड का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है कि क्वेश्चन नंबर 77 है प्रकृति की जो SPM होते हैं, SPM क्या है तो अर्धपरागम झिल्ली है जो केवल विलायक को गमन करने देता है, जो विलायक के अणु को, जल के अणु को गमन करने देता है, वही आपका SPM। जिसमें जंतु के चमड़ा है, शुअर की आंखें, ये सब प्रकृति क्या है, SPM है, सेमी परमीबल है। और हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या है मानव निर्मित जो SPM है, चर्म पत्र है, छन्ना पत्र बोलते हैं, सेलोफेन है, कॉपर फेरोसाइनाइड है, ये हम लोग को मतलब क्या है मानव निर्मित SPM है, छन्ना पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसरण दाब को ना पीले और पाई से सूचित किया जाता है। प्रसरण दाब को किससे सूचित करते हैं, पी और पाई से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग को है 80 नंबर है प्रसरण दाब मोल संख्या पर निर्भर करती है और अनुसंख्या गुणधर्म है। जब प्रसरण दाब हम लोग को पी है, ये मोल संख्या पर डिपेंड है, यानी कि N/V इंटू RT, जब मोल संख्या पर डिपेंड है तो ये अनुसंख्या गुणधर्म भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसरण दाब जो पी या पाई ले डिनोट करते हैं, ये फॉर्मूला होता है N/V इंटू RT या PV बराबर NRT या पाई भी बराबर NRT, ये सब इसका फॉर्मूला होता है। या PV बराबर हो जाएगा जब N के फॉर्मूला ओपन करेंगे तो W बटा क्या हो जाएगा, M इंटू RT, W बटा में M इंटू RT। जब हम मोल संख्या के फॉर्मूला ओपन करेंगे तो W बटा में क्या हो जाएगा, W बटा M इंटू RT। देखो अति पराश्रय विलयन में RBC जो होती है ना घुल जाती है। अति पराश्रय विलयन क्या बोले, अति पराश्रय विलयन बोले जहाँ का सांद्रता मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो, और जब अधिक सांद्र विलयन हो तो उसमें RBC जो होगा, रेड ब्लड सेल का होगा, घुल जाएगा। क्या होगा, घुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaCl का जो घोल का प्रतिशत जो होता है, NaCl के घोल का प्रतिशत 0.9191 होता है और यह अति पराश्रय विलयन है। जैसे नमक हो गया, इसके घोल का प्रतिशत कितना होता है, 0.91, और यह क्या होती है, अति पराश्रय विलयन होती है। क्या होती है, अति पराश्रय विलयन होती है। और शुद्ध NaCl का विलयन जो होता है समपराश्रय विलयन होता है। शुद्ध साधारण नमक का जो विलयन होता है वो समपराश्रय विलयन होती है। असमान अनुद्रव्यमान की गणना जो है अनादर्श विलयन में होती है। असमान जिसे एबनॉर्मल मोलिकुलर मास बोलते हैं, और इसके अनुद्रव्यमान की गणना कहाँ होती है, अनादर्श विलयन में होती है। कहाँ होती है, अनादर्श विलयन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है कि विलय जब वियोजन माने टूट रहा हो, संगुणन माने जुट रहा हो तो अनुसंख्या गुणधर्म लागू नहीं होगा। यानी कि अनुसंख्या गुणधर्म हम लोग को असमान अनुधर्मान लागू नहीं होगा।
यानी कि जो विलय हम लोग का है, विलय है, जब उसका वियोजन होगा यानी कि संगुणन, वियोजन में टूट रहा हो और संगुणन में जुट रहा होगा, तो असमान अनुधर्मन लागू नहीं होगा, ठीक है ना। असमान अनुधर्मन क्या होगा, लागू नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है वान ठप गुणांक को आई ले सूचित किया जाता है, और वान ठप गुणांक आई बराबर होता है MC बटा में M नोट। MC बटा क्या होती है, M नोट होती है। अनुधर्मान, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग को क्वेश्चन नंबर 90 है। अनुधर्मान बढ़ने पर अनुसंख्या गुणधर्म घट जाती है। मान लो कोई, मान लो विलय है और उसका जैसे मोलिकुलर मास मान लो 20 है और उसका मोलिकुलर मास बढ़ा के हम 40 कर दिए, तो अगर अनुधर्मान हम बढ़ेगा तो अनुसंख्या गुणधर्म क्या होगा, घटेगा, क्योंकि अनुसंख्या गुणधर्म होता है अनुधर्मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुसंख्या गुणधर्म क्या होता है, अनुधर्मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हम लोग का यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5% से थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे 5% से कम सांद्रण वाले विलयन को तनु विलयन कहते हैं, यानी कि जिस विलयन की सांद्रता ना 5% से कम हो, यानी कि 90% ओकरा में भाई साहब, मतलब 90% का बोले, यानी कि तनु विलयन में ना आपको लगभग 95% जैसे मान लो ओकरा के अंदर भाई साहब क्या होगा, उसका घोल होगा ओरिजिनल विलयन का। आप प्लस में जैसे मान लो कोई अम्ल का ही बात करते हैं, तो 95% मान लो कोई ओकरा में अम्ल है, 5% क्या है ओकरा में पानी है, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, सांद्र विलयन बोलेंगे। यहाँ पे कहता है 5% से कम सांद्रण वाले विलयन को तनु विलयन कहते हैं, यानी कि जिसका सांद्रण, अगर मान लो कोई विलयन की सांद्रता जो होगा 5% हो, यानी कि उसमें अम्ल 5% है, पानी बाकी 95% पानी ही है, तो उसे क्या बोलेंगे, तनु विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तनु विलयन। चाहे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब जिस मतलब आपका 100% का विलयन है और 100% में ना विलय हम लोग का जो है, विलय है मात्र 5% है। विलय क्या है सर, ये हम लोग का विलय ना 5% है, तो जब विलय हम लोग का 5% होगा, क्या होगा 5%, तो वैसे विलयन को क्या बोलेंगे, तनु विलयन बोल देंगे। यानी कि 100 में 5% आपका क्या होना चाहिए, विलय, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, तनु विलयन बोलेंगे। नेक्स्ट है कि 0.0 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.0 m मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन की जो हिमांक जो होती है वो क्या होता है, 3 गुना होता है। उसके हिमांक का ओनमन जो होता है ना, हिमांक का ओनमन 3 गुना होती है। यानी कि 0.0 m ग्लूकोज विलयन के तुलना में 0.0 m मैग्नीशियम क्लोराइड के विलयन का जो हिमांक होगा वो 3 गुना प्राप्त होती है। क्या होती है, 3 गुना प्राप्त होती है। अब यहाँ पर आप लोग दिखा नहीं पाएंगे कैसे प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट है और इसका वान ठप गुणांक जो होगा 3 होगा। ये आपको बता देते हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पे कैल्शियम का वैलेंसी देखिए, जो कैल्शियम नाइट्रेट है CaNO3 का मतलब होल 2 लिखल है यहाँ पे। यहाँ कैल्शियम का जो वैलेंसी देखिए, यहाँ 2 लिखल है, नाइट्रेट का वैलेंसी यहाँ पे 1 लिखल है। जोड़ लेना है आपको, ये वाला 2 और यहाँ पे इसका वैलेंसी 1 जोड़ लेना, कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अगर मान लो हमें NaCl का पूछे वान ठप गुणांक बताइए, तो इसका भी वैलेंसी यहाँ पे 1 लिखल है, एक वैलेंसी भी 1 लिखल है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 234.2 ग्राम चीनी है, तो इसका मोलर सांद्रण क्या हो जाएगी। इसकी मोलर सांद्रण जो होता है ना, आप लोग निकाल लीजिए। मोलर सांद्रण 4 यानी कि 4 मोल पर लीटर होता है। अब मोलर सांद्रण देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए चीनी का भी द्रव्यमान दिया है, इसके घोल का भी द्रव्यमान दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे जिसका यहाँ पे मोलर सांद्रण नहीं, जेकर निकालना होगा ओकर द्रव्यमान ऊपर बाटा में क्या करेंगे, टोटल द्रव्यमान गुना करेंगे 100 कर लेंगे। ये हम लोग का मोलर सांद्रण का प्रतिशत निकल जाएगा। क्या होगा, मोलर सांद्रण का प्रतिशत निकल जाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो दी पूछा हुआ है, तो 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो इतना देखिए, इतना घोल है, तो इसको बटा में रखेंगे और 34.2 को क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। अब मोलर सांद्रण उसको हल कर लेंगे गुना 100 करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के निम्न में कौन अनुसंख्या गुणधर्म है, तब प्रासरण दाब अनुसंख्या गुणधर्म है, जबकि पृष्ठ तनाव चालकता ये सब अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। थोड़ा सा छोटा करते हैं। जैसे यहाँ ऑप्शन में था कि निम्न में कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, भले है तब प्रासरण दाब है, लेकिन पृष्ठ तनाव चालकता अर्धायु काल ये सब अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक जो होता है ना कम होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है। ना आप लोग को कम थोड़ा दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा करके देखिए, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ पे क्या होती है, कम होने के कारण होती है।
चन्ना चन्ना जो है ना, चन्ना पानी में फूल जाता है, यह विधि परासरण कहलाती है, अंतः परासरण कहलाएगी। जैसे मूंगफली है, चन्ना है, ठीक ना, मूंगफली हो गया, चन्ना हो गया, पानी के अंदर डाल लेते हैं तो रात भर के अंदर क्या होता है, फूल जाती है, पानी को अवशोषित कर लेती है। ये सब अंतः परासरण के कारण होता है। क्या होता है? अंतः परासरण के कारण होता है। चल लकड़ी के, ठीक ना, लकड़ी का दरवाजा भी है, पानी में छोड़ देते हैं तो फूल जाता है, वो भी होता है, अंतः परासरण के कारण होती है। किशमिश को पानी में डाला जाता है तो वह पानी को सोख लेती है और फूल जाती है, इसे परासरण विधि कहते हैं, चाहे अंतः परासरण विधि भी बोलते हैं। जैसे प्रसरण दाब P बराबर होता है CRT होती है, क्या होती है? CRT होता है। अर्धपरागम झिल्ली द्वारा केवल विलायक के अणु ही गमन करते हैं। SPM द्वारा बताइए क्या गमन करते हैं? केवल विलायक का अणु ही गमन करता है, SPM के द्वारा केवल विलायक अणु गमन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग के मानव रक्त का pH मान जो होती है 7.4 होती है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होती है। निम्न में किस गोल का हिमांक बिंदु जो होगा न्यूनतम होगी? यहाँ पे घोल दिया है, हिमांक बिंदु न्यूनतम, किसका अनुदर्मन ज़्यादा मिलेगा उसी का न्यूनतम मिलेगा। यहाँ में NaCl है, आपको C2H5OH है, MgI2 है, MgSO4 है। इसमें देखिएगा कि अगर अनुदर्मन आपको ज़्यादा मिलेगा उसका हिमांक होना न्यूनतम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104 हो गया हम लोग को। 104 क्वेश्चन नंबर में है कि 0.1 m बेरियम नाइट्रेट घोल का वानठप गुणांक 2.74 है, तो इसका वियोजन मान जो होता है ना 74% होता है। कितना होता है वियोजन मान इसका? 74% होती है, 74% होता है। किसका क्वथनांक अधिकतम होगी? किसका क्वथनांक यहाँ पे अधिकतम चेक करना है कि किसका क्वथनांक हम लोग को अधिकतम होगा? 1m, ठीक है ना, 1m। किसका क्वथनांक? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देख रहे थे? क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे थे 105। तो क्वेश्चन नंबर 105 में कह रहे कि किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो इसका क्वथनांक ऑप्शन में देखिए 1m कास्टिक सोडा है, यहाँ पे Na2SO4 है, और 1m NH4NO3 है। तो यहाँ पे कास्टिक सोडा का क्वथनांक जो है 1m में सबसे ज़्यादा होगा। यदि परासरण दाब 300 केल्विन ताप पर 0.0821 ATM जो R का वैल्यू होता है, तो इसका सांद्रण का मान पूछ रहा है। तो सांद्रण जो मान होगा आप परासरण दाब का फॉर्मूला रखकर बना सकते हैं, 0.03 m हो जाएगी, 0.03 m हो जाएगी। फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए पीछे भी करवाए थे कि HCl और H2O के स्थिर क्वथनांक के मिश्रण में जो HCl होगा 20 पॉइंट कितना होगा? 2% हो जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड और जल के मिश्रण से क्या बनती है? यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, जिसे हम लोग जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे कली चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चाहते हैं, इसे हम लोग चूने के पानी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी बोलते हैं, और यहाँ से ऊष्मा निकलता है तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालेंगे तो हम लोग को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगा, ऊष्मा निकलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि 200 ml में 2 ग्राम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोला जाता है तो मोलरता क्या होगा? आराम से मोलरता निकाल लीजिएगा। मोलरता बराबर क्या होता है? N/V होती है। फॉर्मूला भरिएगा आराम से, आप लोग को 0.2 m मोल पर लीटर आ जाएगी। ओलियम का सूत्र पूछा हुआ एग्जाम में H2O7 होता है, ओलियम का फॉर्मूला होती है। समपराश्रय विलयन का प्रसरण दाब जो होती है समान होता है। समपराश्रय विलयन का प्रसरण दाब क्या होती है? समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि विलयन की मोलरता जो है 1/10 है, मतलब कोई विलयन उसका मोलरता 1/10 आ गया तो उसे हम डेसी मोलर विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? डेसी मोलर विलयन के नाम से उसको जानेंगे। अगर मतलब कोई विलयन है उसकी मोलरता 1/2 आ गया तो उसे हम सेमी मोलर विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेमी मोलर विलयन बोलेंगे। ठोस पदार्थ की विलयता जो होती है ना, ताप बढ़ने पर द्रव और गैस में क्या होता है? बढ़ता है। मतलब कोई मतलब ऐसा ठोस पदार्थ जो वैद्युत अपघट्य हो, विद्युत धारा का प्रवाह करना होना चाहिए, वैद्युत अपघट्य होना चाहिए, और उसमें ताप बढ़ाएंगे, अच्छा ताप बढ़ाएंगे तो द्रव गैस में विलयता उसका क्या होगा? बढ़ेगी। दाब बढ़ाने पर गैस की विलयता क्या होती है? बढ़ती है। मतलब दाब बढ़ाएंगे तो द्रव के अंदर दाब बढ़ाने पर गैस की विलयता बढ़ती है। विलयन में परिक्षेपण कण का व्यास जो होता है ना, विलयन के अंदर जो परिक्षेपण कण का व्यास जो होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होती है। विलयन में परिक्षेपण कण का व्यास कितना होता है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर होती है। अनुभार में वृद्धि के साथ पदार्थों की जो विलयता होती है घटती है। अगर मतलब अनुद्रव्यमान में अगर वृद्धि हो गया तो उसकी विलयता क्या हो जाएगी? घटेगी। विलयता क्या होगी? घटेगी। क्वेश्चन नंबर 118 है कि विलयता का क्रम है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे अधिक मिथाइल एल्कोहल ज़्यादा विलय होगा, क्योंकि इसमें कार्बन संख्या देखिए 1 है, कार्बन 2 हो गया तो विलयता इसका क्या होगा? घटेगा। कार्बन या 3 है तो विलयता इसका और भी घटेगा। तो वही बात बताया था कि अनुद्रव्यमान बढ़ेगा तो विलयता क्या होगा? घटेगा। जैसे सब एल्कोहल है, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, इनमें सबसे ज़्यादा विलयता किसका होगा? ऐसा दे देगा तो मिथाइल एल्कोहल का विलयता क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका अनुद्रव्यमान क्या है? कम है। अनुद्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ेगा कार्बन बढ़ेगा, विलयता उसका घटते जाएगा।
जैसे 4 भाग पेट्रोल और 1 भाग एल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं? पावर एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर एल्कोहल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पावर एल्कोहल के नाम से उसको जानते हैं। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कार्बोजन। कार्बोजन जो होता है ना, ऑक्सीजन और CO2 के मिश्रण होता है। इसे कृत्रिम श्वसन में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा 120 प्लस मतलब क्वेश्चन का मेरा सेशन रहा। आप लोग बताइए कि आप लोग को कैसा सेशन मतलब लगा। आप लोग दोबारा से सुनने का प्रयास करिएगा, क्योंकि देखिए इसमें 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव 120 प्लस केवल नाम था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मतलब 100 से 150 प्लस से क्वेश्चन आप लोग को इसमें हुआ होगा, क्योंकि एक वो क्वेश्चन में एक से अधिक क्वेश्चन आप लोग को दिखाया गया है। देखिए आप लोग ना ऑब्जेक्टिव पे मत जाइए कि सर के पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है। आप मतलब क्वालिटी देखिए सर, ठीक है ना। आप मतलब क्वालिटी देखिए, आपको किस प्रकार के क्वालिटी मतलब छांट करके 1 लाइनर बना करके आपको दिया जा रहा है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के लिए मिलते हैं। 3 4 5 सारे के चैप्टर जल्दी लेते हैं, जल्दी ऑर्गेनिक का भी लेके आते हैं आप लोगों को। इसी तरह सारा चैप्टर का मेहनत करते रहिए और अच्छा रिजल्ट देने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।